सिलेबस की ग्रिड आपसे शेयर कर लेता हूं ग्रुप पे भी। एक मिनट बस। जी बोले। हो जाते हैं बेटा। ओके जनाब, मैंने बेटा ग्रुप के अंदर सिलेबस की ग्रिड शेयर कर ली है। बेटा FAQ का एक लेंथी है और पढ़ाने के लिए 2 टीचर्स बेटा आपके साथ इन्वॉल्व हैं। कुछ पोर्शन मेरे पास है और कुछ पोर्शन सर अबील अहमद के पास है। ठीक है सर, हम दोनों बेटा मिल के शेयर करके इस सब्जेक्ट को आपको कवर कराने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ज्यादातर वो चैप्टर हैं जो सेक्शन बी में आते हैं, ए में भी आते हैं लेकिन उनके बड़े सवाल बी में आते हैं। यानी मेरे पास सारे के सारे वो चैप्टर हैं जो डिटेल्ड में करवाने पड़ेंगे। सर अबील के पास वो चैप्टर हैं जो ज्यादातर सेक्शन ए में आते रहे हैं 7 और 8 मार्क्स के लिए। कभी कभी उनमें से कोई सवाल लेंथी भी बन गया है लेकिन ऐसा कम हुआ है। आईकेप ने आपके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे ये कहते हैं दोस्त 25 से 35 मार्क्स तक के लिए पूछेंगे। सेकंड पार्ट अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, इसे भी ये 25 से 35 मार्क्स तक के लिए पूछेंगे। और आखिरी एरिया एथिक्स एंड अदर एरिया ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये 35 से 45 मार्क्स तक के लिए पूछा जाएगा। नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो आपको पता है कि ओल्ड स्कीम में एक IAS था, IAS 8, जो अब कहां चला गया है FAR 1 में, और आपके टाइम में सवाल नहीं आया। ठीक है, नहीं आना ये भी अच्छी बात नहीं है, अफसोस होता है। अब क्या बोलोगे कि हम तो तैयारी करके गए थे, और आ जाता तो भी क्या बोलते IAS 8 भी आ गया। बहरहाल बेटा IAS 8 आपने पढ़ा हुआ है, अच्छी बात यह है। अब इसके अंदर डिटेल में क्या क्या पढ़ना है वो बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास पहला एरिया आ रहा है जिसमें 2 चैप्टर हैं, फाइनल अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। FAR 2 के अंदर फाइनल अकाउंट का चैप्टर आपने 2 बार पढ़ना है। एक बार सर अबील के साथ पढ़ना है और एक बार मेरे साथ पढ़ना है। याद करें FAR 1 जब शुरू हुआ, सर तबानी ने आते ही आपको फाइनल अकाउंट ऑफ लिस्टेड कंपनी पढ़ाना शुरू कर दिया। जब चंद सवाल की प्रैक्टिस हो गई, फिर उन्होंने आपको बताया बेटा फाइनल अकाउंट लिस्टेड कंपनी के FAR 1 के सिलेबस में ऑफिशियली नहीं है। बैलेंस शीट का सवाल बैलेंस नहीं आता है FAR 1 में लिस्टेड कंपनी का, चौसी का अलग से सवाल नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ये ऑफिशियली सिलेबस का पार्ट है। आप यहाँ पे सीखोगे ये लिस्टेड कंपनी के फाइनल अकाउंट IFRS के तहत कैसे बनाए जाते हैं, जो इतना आसान काम नहीं होता। फाइनल अकाउंट आपके सिलेबस में 2 किस्म के रखे हैं। एक सिंगल कंपनी के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं और ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं। सिंगल कंपनी से मुराद, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है यूनिलीवर, अभी कह दे सर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं,
ये काम आपको सर अबील सिखाएंगे, एक सिंगल कंपनी के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं। फिर आपने एक वर्ड सुना हुआ है पेरेंट कंपनी, लॉ में सुना होगा, और दूसरा वर्ड सब्सिडरी कंपनी। पेरेंट कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जो किसी और कंपनी को कंट्रोल कर सके, और सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में हो, वो कहलाती है उसकी सब्सिडरी कंपनी। हमारे पास एक आईएएस है, IFRS 3, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई पेरेंट कंपनी है और उसकी छोटी कंपनीज भी हैं, सब्सिडरी कंपनी, तो पेरेंट कंपनी हर साल 2 काम करेगी। पेरेंट कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी और पेरेंट कंपनी अपनी ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी। ग्रुप की परफॉर्मेंस भी दिखानी है। ये जो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, इनको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है, ये एरिया आपको मैंने सिखाना है। तो जो पहला चैप्टर लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट, इसके आगे नाम आप लिखो सर अबील अहमद। और जो सेकंड चैप्टर है बेटा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके आगे नाम आप मेरा लिख दो। अब जरा दोनों टॉपिक की एग्जाम इंपॉर्टेंस भी समझ लो। फाइनल अकाउंट सिंगल कंपनी का पेपर में कभी कभी आता है, कभी कभी, इस बार नहीं आया है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बगैर पेपर कभी बनता ही नहीं है। इसको आप लिख दो, कंपलसरी सवाल है, कंपलसरी, इसके बगैर पेपर बनेगा ही नहीं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने सिलेबस में शामिल किया हुआ है ऑटम 14 से, पहले नहीं होता था। अब अगर मैं ऑटम 14 से लेके अब तक के पास पेपर सारे देखूं, मुझे तो वो अटेम्प्ट नजर ही नहीं आती जिसके अंदर इन्होंने इसका सवाल ना दिया। मैक्सिमम 25 मार्क्स का सवाल आ चुका है 2 बार, और मिनिमम 15 मार्क्स का सवाल आ चुका है। समझ गए ना? अच्छा, अब 25 मार्क्स का सवाल अब नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आईकैप ने जो नई वेटेज निकाल ली है इंडिविजुअल क्वेश्चन की, उसमें कह रखा है सेक्शन ए के अंदर कोई सवाल 10 मार्क्स से ऊपर का नहीं होगा, और सेक्शन बी में कोई सवाल 20 मार्क्स से ऊपर का नहीं होगा। वो जो 25 मार्क्स के सवाल आए थे वो मार्च से पहले के आए हुए, मार्च के बाद, इस साल के मार्च के बाद कोई सवाल 20 मार्क्स से ऊपर का नहीं आ सकता सेक्शन बी के अंदर। तो आप इसकी मैक्सिमम वेटेज 20 समझो अपने लिए, और 15 मार्क्स से कम का सवाल मैंने आज तक देखा नहीं है। ये टॉपिक पढ़ने के लिए जो पुराना स्टडी टेक्स्ट था उसमें 4 चैप्टर दिए हुए थे, यानी एक सवाल को तैयार करने के लिए 4 चैप्टर थे। पहले चैप्टर का नाम था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तीसरा था कंसोलिडेटेड सॉसी, और चौथा था अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट। अब जो इन्होंने नया स्टडी टेक्स्ट निकाला है, जो आप भी परचेस करोगे, उसमें उन्होंने 3 चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बना दिया। और 3 चैप्टर जो मिलाए उन्होंने बेटा, उसके अंदर इन्होंने बेसिक वाले को मिला दिया, बैलेंस शीट वाले चैप्टर को मिला दिया, और सॉसी वाले चैप्टर को मिला दिया। एसोसिएट का चैप्टर अलग से रखा हुआ है। स्टडी टेक्स्ट आप भी लोगे तो बाद बच्चे बोरो भी कर लेते हैं दोस्तों से। बोरो करने के लिए आपके पास वो सितंबर अटेम्प्ट वाला चाहिए, मार्च वाला स्टडी टेक्स्ट मत लेना। ठीक है, सितंबर वाले में इन्होंने काफी अपडेशन करी है। लास्ट टाइम FR2 का रिवाइज स्टडी टेक्स्ट आया था बेटा, और इसके अंदर कंसोलिडेटेड के अंदर इन्होंने पहले सारे दिए हुए थे बड़े सवाल, डायरेक्ट बड़ी बात पे आते थे। अब उन्होंने बातों को समझाने के लिए छोटे छोटे से एग्जाम्पल बेतहाशा बना दिए। ये पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लो, कॉन्सेप्ट बन जाए, फिर बड़ी बातों पे आना। तो आपके लिए सितंबर रिवाइज अटेम्प्ट वाला सवाल जो है ना बेटा, वो आपके लिए एप्लीकेबल है। जब आप ये दोनों चैप्टर पढ़ लोगे तो बेटा 25 से 35 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। अब यहीं पर रुक जाना। अब ये सिलेबस में सबसे पहले लिखा हुआ है, बजाय जहन में क्या आता है, या सर माजिद हो या सर अबील, फिर उन्हें इन दोनों चैप्टर से शुरू करना चाहिए। हम कर नहीं पाएंगे दोस्त। वजह क्या है? हमें आपको सिखाने हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS,
और वो सारे IFRS बीच में आएंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है, और IFRS अब शुरू होंगे इसके बाद। अब जब तक वो IFRS आप पढ़ नहीं लोगे, फाइनल अकाउंट बना नहीं पाओगे। जैसे मेरा टॉपिक कंसोलिडेशन, इसमें IAS 38 की बार बार एडजस्टमेंट आएगी गुडविल की, और गुडविल की बातें IAS 38 में समझाई हैं। इसमें बार बार बातें आएंगी इंटरनली जनरेटेड ब्रांड की, रिसर्च डेवलपमेंट की बातें आएंगी। ये सब बातें IAS 38 में लिखी हुई हैं। अब जब तक 38 नहीं पढ़ लोगे उस वक्त तक यहाँ पे बात बन नहीं सकती। 38 को हाथ लगाओगे तो अभी सिलेबस में देखना 38 के साथ उसका जोड़ीदार लगा हुआ है IAS 32 वेबसाइट कॉस्ट, वो पढ़ाना पड़ेगा साथ में। तो पहले IFRS पढ़ाने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं जाकर आप इन चैप्टर को समझने की पोजीशन में आओगे। तो मैं और सर अबीर ये दोनों चैप्टर बिल्कुल लास्ट में पढ़ाएंगे आपको, जब हमारे सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, फिर फाइनली हम इन टॉपिक के ऊपर आएंगे बेटा। अब आ जाओ सेकेंड एरिया, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर आपके पास 5 चैप्टर अवेलेबल हैं। पहला चैप्टर इंटेंजिबल एसेट, जिसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है वेबसाइट कॉस्ट SIC 32। इन दोनों के आगे तो नाम आप मेरा लिखो। देन IAS 49 और IFRS 9, इन दोनों के आगे नाम आप सर अबील अहमद का लिखें, सर अबील। और लास्ट चैप्टर IFRS 16 लीजेस, इसके आगे बेटा नाम आप मेरा लिखिए। लास्ट चैप्टर से बात शुरू कर रहा हूं, IFRS 16 लीजेस। इस बार जो पेपर आया है FAR 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 वो लीजेस का था, ठीक है सर। और लीजेस की एग्जाम इंपॉर्टेंस आप इस तरह समझो कि हर 3 में से 2 अटेम्प्ट में इस टॉपिक का सवाल एग्जामिनर डाल देता है। अच्छा टॉपिक है, नॉलेज का टॉपिक है, और इसके अंदर मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंस का QT के अंदर, फाइनेंस का सारा काम यहाँ पे करना है बेटा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, ठीक है सर, एन्युटी ड्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी, सब इसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। और हर सवाल में प्रेजेंट वैल्यू पे खेल खेलना पड़ेगा। सिर्फ टॉपिक का आइडिया दे रहा हूँ, टॉपिक है क्या चीज। जब इस IAS को आप पढ़ोगे तो इस IAS में लीज की डेफिनेशन लिखी हुई है। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन 2 पार्टीज। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है जो 2 पार्टी के दरमियान में होता है। एक पार्टी वो होती है जो अपना एसेट किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे देती है, उसे हम कहते हैं लेसर। और एक पार्टी वो होती है जो किसी से एसेट इस्तेमाल करने के लिए ले लेती है। इस IAS में उसका नाम रखा गया है लेसी। अब यहां से 2 अकाउंटिंग बन गई। अगर मैं अपना एसेट किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, और अगर आप ये एसेट किसी से इस्तेमाल करने के लिए ले रहा हो, एक कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहा हो, तो आप क्या करोगे। आपकी अकाउंटिंग अलग है, मेरी अकाउंटिंग अलग है। प्रैक्टिकल लाइफ में होता है क्या है बेटा, लोगों को एसेट्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी फैक्ट्री में नई मशीनें लगानी है। नई मशीनें लगाने के लिए जितना पैसा चाहिए इस वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं है, लिहाजा आप सोच रहे हो इंस्टॉलमेंट पे किसी से मशीनें ले लो। इंस्टॉलमेंट पे देने के लिए बैंक्स भी अवेलेबल हैं और कुछ लीजिंग कंपनी भी अवेलेबल हैं। लीजिंग कंपनी वो कंपनी होती हैं जो अपने पैसे से लोगों को एसेट खरीद के देती हैं और अपने पैसे उनसे इंस्टॉलमेंट में रिकवर करती हैं। इनको हम कहते हैं लीजिंग कंपनीज। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज हैं जो लीज का बिजनेस कर रही हैं और ये इसके ऊपर प्रॉफिट कमाती हैं, इंटरेस्ट कमाती हैं। अब यहां पर जब हम बात करते हैं लीज की, तो नॉलेज के लिए बता दूं, आप पढ़ोगे IFRS 16, ये रिवाइज्ड है, 2019 में रिवाइज्ड हुआ है। इससे पहले एक नाम आपकी नॉलेज में और गुजरेगा, वो होगा IAS 17। IAS 17 का नाम भी था लीजिस, लेकिन वो IAS अब खत्म हो चुका है 2019 में, और 19 से एप्लीकेबल हुआ है लीज के नाम से नया अकाउंटिंग। नए और पुराने स्टैंडर्ड में आधी चीजें बदलती हैं और आधी चीजें वही हैं। जब पढ़ेंगे डिस्कस करके बताऊंगा क्या क्या चीजें इन्होंने रिवाइज कर दी हैं। IFRS 16 जब 2019 में सिलेबस में शामिल हुआ, बच्चों को हम पूरा पढ़ाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में भी आते थे,
गोल्ड मेडल भी आते थे, पास भी करते थे, और बदकिस्मती से कुछ बच्चे फेल भी होते थे। फिर इन्होंने उठाकर सिलेबस आगे जाके चेंज कर दिया और इन्होंने आपके लिए एक आसानी पैदा कर दी। इस आईएएस के अंदर, रिवाइज आईएएस में एक चीज बदली गई थी जो बहुत ज्यादा टेक्निकल थी, उसका नाम था सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन हम ऐसी ट्रांजैक्शन को कहते थे जिसमें हम अपनी पुरानी मशीनें किसी लीजिंग कंपनी को बेचते थे और फिर वही मशीनें उनसे दोबारा लीज पे ले लिया करते थे। भाई क्यों बेच रहा हो, क्यों लीज पे ले रहा हो, इसकी एक लंबी कहानी होती थी। वो एरिया पहले पेपर में था, 3 दफा पेपर में आया, बच्चे रो पीट के समझ भी लेते थे, लेकिन फिर आईकेएप का एहसास हुआ यार ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है इस स्टेज के ऊपर। उन्होंने हटाकर उसको बोला कि सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन एफआईआर 2 से हटाकर सीए फाइनल में लेके चले जाते हैं। तो हम पूरा आईएएस पढ़ेंगे। इस आईएएस में सिर्फ एक हेडिंग नहीं पढ़ेंगे, कौन सी? सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। ओके सर। फिर बेटा आप इसी में ऊपर आ जाओ, आईएएस 38 और 32 इन दोनों को मिला के पढ़ाना है। आप जरा इन दोनों का बैकग्राउंड भी थोड़ा समझ लो। आईएएस 38 इनटेंजिबल एसेट मेरा बहुत फेवरेट आईएएस है बेटा। इस सेंस के अंदर जब इसको पढ़ के बच्चा आगे बढ़ता है तो ऐसी ऐसी बातें सीखता है जो उसके वहमो गुमान में पहले नहीं होती। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इनटेंजिबल एसेट किसको बोलते हैं, तो आपके ध्यान में क्या आता है? सर वो चीजें जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ये जब ये आईएएस पढ़ लोगे ना, और अगर समझ में आ गया, ये भी शर्त है, तो आप पता है क्या बोलोगे? चीज नजरों के सामने होगी, आप उसको टच करोगे, छू भी सकोगे, ये पता क्या बोलोगे? सर ये इनटेंजिबल एसेट है। जब आपसे पूछा जाएगा इनटेंजिबल की अच्छी सी एग्जांपल दो, आप बोलोगे गुडविल। जब इस आईएएस पैरा 40 पढ़ो, लोग मेहनत कर करके अपनी गुडविल, लेकिन आईएएस कि कोई कंपनी अपनी गुडविल को रिकॉर्ड कर सके। आपने आज तक ऐसी बैलेंस शीट नहीं देखी होगी जिसमें कोई कंपनी अपनी गुडविल बैलेंस शीट में दिखाए एसेट के तौर पे। कंपनीज क्या बोलती हैं? हाँ हमारी बहुत गुडविल है, रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। किसने रोका हुआ है? आईएएस 38 ने रोका हुआ है। ठीक है सर। अब ऐसे ही समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, जब ये आईएएस पढ़ लोगे दिमागी सोच कैसे बदल जाएगी। मान लो कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, नई नई किस्म की गाड़ियां बना बना के बेचते हैं। उन्होंने गाड़ियों की कोई नई टेक्नोलॉजी सोची और कई साल की मेहनत के बाद उस टेक्नोलॉजी वाली एक गाड़ी बनाने में कामयाब हो गए, जिसको नॉर्मली आप लोग क्या कहते हो? जब किसी नई चीज का पहला मॉडल बनता है क्या कहलाता है वो? प्रोटोटाइप। आपने गाड़ी का पहला प्रोटोटाइप बना लिया, आपने उस नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी का एग्जीबिशन रखा, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, सबको टेक्नोलॉजी और गाड़ी पसंद आ रही है। किसी ने आपसे भाईजान ये नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी कब तक मार्केट में लेकर आ जाएंगे? आपने कहा इंशाल्लाह 2023 में ये गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। किसी ने ऐसे ही पूछा भाई ये गाड़ी कितने तक की मार्केट में अवेलेबल होगी? आपने कहा हमारा पूरा इरादा है हम इस गाड़ी को 50 से 60 लाख के अंदर पब्लिक के लिए अवेलेबल कर लें। ठीक है। किसी ने ऐसे ही पूछा ये गाड़ी जो एग्जीबिशन में खड़ी हुई है ये कितने की है? आपने हंस के बोला इस बात को छोड़ दें। पूछने वाले ने फिर पूछा भाई बता देना जो गाड़ी एग्जीबिशन में खड़ी हुई है ये कितने की है? आपने बोला यार मैं बोलूंगा तुम मानोगे नहीं। कह रहे बोले? आपने कहा जो गाड़ी आपको नजर आ रही है ना ये 10 करोड़ रुपए की है। अब जैसे ही आपने ये कहा, सवाल पूछने वाले ने गाड़ी को हैरत से देखा, फिर आपको हैरत से देखा और क्या पूछा? भाई इस गाड़ी में कौन से हीरे मोती लगे हुए? और एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये गाड़ी 10 करोड़ की बनेगी तो 50 लाख की पब्लिक को कैसे बेचोगे? आपने उसे समझाया मैंने ये नहीं बोला है कि मैं ये वाली गाड़ी 50 लाख की बेचूंगा, मैंने बोला जो गाड़ियां नहीं बनेगी वो 50 लाख की पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगी इस जैसी।
आपने पूछा ये गाड़ी कितने की है, ये गाड़ी 10 करोड़ की है। अब इसमें जो लगा हुआ है ना वो आपको नजर नहीं आएगा। अगर हीरे मोती लगा देता आपको नजर आ जाते, लेकिन जो लगा हुआ है वो आपको नजर नहीं आएगा। कह रहे बताएं क्या लगा हुआ है। मैंने कहा इसमें हमारी 5 साल की मेहनत लगी हुई है। अरे नजर तो कहीं नहीं आती। बात वो सही कर रहा है। हमने कहा हमने इस गाड़ी को बनाने के लिए 5 साल रिसर्च करी है। तुम्हें सिर्फ गाड़ी नजर आ रही है, उसके पीछे की रिसर्च नजर नहीं आ रही। इस गाड़ी के लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तुम्हें सिर्फ गाड़ी नजर आ रही है, तुम्हें वो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट इसके अंदर नजर नहीं आ रही। इस गाड़ी को बनाने के लिए 5 साल के दौरान सैकड़ों दफा इसके रोड टेस्ट किए गए। तुम्हें गाड़ी नजर आ रही है, वो रोड टेस्ट की कॉस्ट नजर नहीं आ रही। अब जिसने सवाल पूछा था हंसता हुआ क्या बोल रहा है, इट्स अ कार। आपने पता क्या बोला, इट्स न्यू डेवलपमेंट। सोच का फर्क देखो। देखने वाला क्या बोल रहा है, इट्स अ कार, और आप क्या बोल रहे हो, इट्स न्यू डेवलपमेंट। और आईएएस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है अगर कोई नई डेवलपमेंट करो और आपको लगता है उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, उसे इनटेंजिबल एसेट मान लो। अब आप क्या बोलोगे, सर ये नई गाड़ी तो नजर आती है, आपकी नजर में कौन है टेंजिबल एसेट, लेकिन हम जिस नजर से देख रहे हैं इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। आपको सिर्फ गाड़ी दिख रही है, गाड़ी के पीछे की जो 5 साल की मेहनत है वो आपको नहीं दिख रही। समझ में आ रही है मेरी बात बेटा आप लोगों के। तो बेटा आईएएस 38 बिल्कुल सोच बदल देगा आपकी इंटेंजिबल के बारे में। आईएएस 38 पेपर में अब काफी ज्यादा आने लग गया है, पहले इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता था, अब आने लग गया है। ये तो आ ही रहा था कि इन्होंने 2019 में सिलेबस में एक चीज और डलवा दी, और वो डलवा दी इन्होंने वेबसाइट कॉस्ट। इसका अलग से बना हुआ है हमारे पास आईएएस 32 बेटा, वो आपके सिलेबस में है SIC 32। वेबसाइट तो समझते ही होंगे, आज के दौर में किसी बोलो वेबसाइट सब एक्सेस करते हैं, किसी के लिए अनहोनी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बैक डेट में आ जाओ, कभी तो ऐसा हुआ होगा दुनिया में वेबसाइट पहली बार बनी होगी, कभी तो हुआ होगा ना सर, वेबसाइट नाम की चीजें बनी होगी। लोगों ने सवाल उठाया ये जो वेबसाइट बन रही है या बना रहे हैं बनवा रहे हैं ये है क्या। जवाब मिला वेबसाइट आर ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट्स। किसी ने पूछा हाउ टू कैलकुलेट वेबसाइट कॉस्ट, इसका जवाब आईएएस 38 में नहीं लिखा हुआ। इसका जवाब बनाने के लिए हमने अलग से एक SIC बना दिया, SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट। इस बार पेपर में जो सवाल आया है उसमें 38 की नॉलेज भी पूछी है और वेबसाइट कॉस्ट की नॉलेज भी पूछी है। वेबसाइट की कॉस्ट का सवाल 4 बार पेपर में आ चुका है 2019 से लेके अब तक। इस आईएएस के सवाल होते बड़े मजे के, बोलूंगा आपको हंसी आएगी। अरे कोई सवाल होते हैं, डेटा दे देगा, इसना बोलेगा हमारी कंपनी नई वेबसाइट बना रही है, वेबसाइट बनाने के लिए ये सारे काम किए गए और इन एक्टिविटी में ये खर्चे हो गए। बोलेगा कैलकुलेट वेबसाइट कॉस्ट। फैसला क्या करना है, कौन कॉस्ट में आएगा, कौन कॉस्ट में नहीं आएगा। और आइए से चिल्लाता हुआ आ रहा हूं, कॉस्ट को निकालना बच्चों का खेल वाकई में नहीं है। आप देखना आईएएस आपके हाथ में होंगे, ओपन बुक पॉलिसी आपके हाथ में होंगे, फिर भी फैसला नहीं कर पाओगे यार इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस चीज को कॉस्ट का पार्ट बनाऊं या कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊं। बड़े अच्छे स्टैंडर्ड है बेटा दोनों, और दोनों मैंने ही पढ़ाने। बाकी बेटा जो सर अभी के टॉपिक है उन पे मैं आगे बात नहीं कर रहा, क्लास आज उनकी भी आपके साथ लगी हुई है, वो आगे अपना सिलेबस आपको समझा देंगे। अब बेटा पहले एरिया में मेरे 3 चैप्टर थे, सेकंड में मैंने तीनों आपको लिखवा दिए। अब आ जाओ आखिरी एरिया जिसमें एथिक्स एंड अदर एरिया ऑफ नॉन करंट एसेट। इसकी 35 से 45 मार्क्स तक की वेटेज है, और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने। पहले जरा टीचर वाइज एलोकेशन कर लो, फिर अपने चैप्टर की डिटेल समझा देता हूँ। पहला एरिया एथिक्स, इसके आगे नाम आप मेरा लिख लीजिए, एथिक्स। फिर बेटा IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, इसके आगे नाम आप सर अबील अहमद का लिख लीजिए। फिर बेटा IAS 10 आ रहा है,
ठीक है सर। ये बेटा हमारे पास 3 जोड़ीदार हैं, इनमें से 2 पक्के दोस्त हैं और एक थोड़ा सौतेला है। ठीक है, IS-10 है ना, इसका सवाल मिलकर आता है IAS-37 के साथ। और IAS-37 जब पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई ताल्लुक इफ्रिक 1 से बनता है। तो IS-10 पे नाम आप मेरा लिखिए, 37 पे नाम आप मेरा लिखिए, इफ्रिक 1 पे नाम आप मेरा लिखिए। इफ्रिक 1, चेंज इन एग्जिस्टिंग, डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी। डीकमीशनिंग, अगर किसी ने बोला सर नहीं पता क्या होता है, बहुत डांट खाएगा। 2 सवाल कराए थे FAR 1 में, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, और कहा था डिटेल कहां समझाऊंगा, FAR 2 में। वो वक्त भी आ गया आपके पास। ठीक है सर। और बीच में आ रहे हैं IS-12 इनकम टैक्सेस। ये सर अबील का टॉपिक है बेटा। हम लोग बार बार कहते थे FAR 1 में इग्नोर डेफर्ड टैक्स, इग्नोर डेफर्ड टैक्स, याद आया? डेफर्ड टैक्स क्या होता है, कैसे निकलेगा, आप IS-12 में सीखोगे। इसके बाद आ रहा है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो आजकल बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। डॉलर का रेट, सही है सर। अब जो लोग डॉलर में ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उन फॉरेन करेंसी के रेट बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उस फ्लक्चुएशन से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, वो आप इस IAS से सीखोगे। नाम इसके आगे भी सर अबील अहमद का। और बेटा जी लास्ट चैप्टर IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ठीक है, नाम आप मेरा लिखिए, और अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, इसके आगे लिखें कंपलसरी। कोई बेवकूफ एग्जामिनर होगा जो इसके बगैर पेपर बनाने की कोशिश करेगा, मैं उसको एग्जामिनर फिर नहीं मानूंगा। पहले लास्ट चैप्टर पे बात कर लूं। अगर आप ये बोलो ना बेटा सर माजिद अगले 5.5 महीने सिर्फ IFRS 15 पढ़ते हैं, शायद वो भी कम पड़ जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं भाईजान। थोड़ा पहले आ जाओ, 2018 तक दुनिया में एक IAS चलता था, IAS-18, नाम था रेवेन्यू, खत्म हो गया। एक और IAS था IAS-11, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, वो भी अब खत्म हो गया। अगर आप IFRS की बुक जो आपके पास है, आप उसकी लिस्ट देखोगे ना, IAS-11 का नंबर खाली पड़ा होगा, लिखा होगा डिलीटेड। ठीक है, इस तरह IAS-18 भी खत्म हो गया। उनकी जगह दुनिया ने मिलकर एक बड़ा पावरफुल स्टैंडर्ड बनाया, IFRS 15। हैरत की बात यह है कि ये 2 अटेम्प्ट पहले तक FAR 1 में था। जब आप FAR 1 के पास पेपर, ओरिजिनल पास पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको अक्सर रेवेन्यू के सवाल नजर आते होंगे जो मार्च से हट गए। वो रेवेन्यू के सवाल इस टॉपिक के थे बेटा, और वो सारे सवाल उठाकर उन्होंने आपके स्टडी टेक्स्ट में डाल दिए। सर ये IAS है क्या, सिखाता क्या है, इसलिए आप कह रहे हैं कि आप इतना भी पढ़ा सकते हो? इस IAS का नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ये हमें रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की अकाउंटिंग सिखाता है। आप लोग सेल को रिकॉर्ड करते हो, 2 एंट्री बनाते हो, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, ये एंट्री बनाते हो, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये हमें ये सिखाता है सेल कब रिकॉर्ड की जाती है। तो आपने हंस के क्या बोलना है, हमें समाजित क्या हो गया है, सेल को उस वक्त रिकॉर्ड करो जब सेल हो जाए। ये फैसला कैसे होगा, सेल होगी कब? आपको पता है आदत क्या है, आपको ट्रांजैक्शन ऐसे मिलती है, 2 लाख रुपए की कैश सेल हुई, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 2 लाख, 5 लाख की उधार पे सेल करी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब इसके सवाल कैसे आते हैं वो समझना। आपको सवाल में मिलेगा एक कॉन्ट्रैक्ट, मैं और आप कस्टमर हैं, मैं सेलर, आप बायर, आप मेरे कस्टमर हो। जब कस्टमर को सामान बेचा जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में,
उसके साथ एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। लॉ सबने पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आप सबको पता है, ठीक है। मेरे आपके दरमियान एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होते हैं। आपको एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, बोलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के समझ के बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कब और कैसे रिकॉर्ड होगा। जब ये आप पढ़ोगे पहले दिन थोड़ा परेशान हो जाओगे, अब यार क्या चल रहा है। थोड़ा आगे बढ़ोगे, एंजॉय करने लग जाओगे। और अगर सही तरह पढ़ा मेरे साथ साथ, झूठ नहीं बोल रहा हूं, जिस दिन टॉपिक खत्म होगा ना, बहुत पढ़ने के बाद भी आप ना क्या बोलोगे, समाजित और पढ़ाएं और पढ़ाएं और पढ़ाएं, मजा आ रहा है। ये आपकी सोच इतनी खोल देगा। घर जाने के बाद आज YouTube पे ऐसी सर्च करना IFRS 15, ठीक है। जैसे लिखोगे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस खुल के आ जाएंगे। जब ये IFRS दुनिया में आ रहा था ना, लोग इसको आने नहीं दे रहे थे। इसका इंप्लीमेंटेशन 1 साल डिले करवाया। लोग ये कह रहे थे इतना खतरनाक IAS बनाया है, इसे समझने के लिए टाइम चाहिए। उस टाइम के लिए बहुत सारे टीवी शोज होते थे, टॉक शोज होते थे। कुछ टॉक शोज ऐसे भी मिलेंगे जिसमें लोग लड़ रहे हैं, क्वालिफाइड लोग लड़ रहे हैं बाहर के, क्या बोल रहे हैं, यार इस पैराग्राफ का ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं, नहीं इसका ये मतलब निकलता है। अब अच्छी बात क्या है, IAS आए हुए 3-4 साल गुजर चुके हैं, काफी मामला सेटल डाउन हो चुका है। इस IAS को समझाने के लिए इसके ओरिजिनल IAS के आखिर में 55 एग्जाम्पल दिए हुए। यानी IAS बनाने वाले जानते थे बात इतने आराम से समझ में नहीं आएगी, उन्होंने 55 एग्जाम्पल अलग अलग सिनेरियोस के बनाए मुख्तलिफ पैराग्राफ को समझाने के लिए। जब ICAP ने नया नया IAS सिलेबस में शामिल करा, सिलेबस में डिफाइंड ही नहीं करा कितने एग्जाम्पल शामिल है। बाद में 2019 में ICAP ने एक सर्कुलर निकाला, उसमें यह बता दिया कि उन 55 में से सिर्फ 19 एग्जाम्पल हम एग्जामिनेबल करेंगे। 19 एग्जाम्पल आपके सिलेबस का पार्ट बना दिए। अच्छा काम क्या कर दिया, उन 19 एग्जाम्पल को समझाने के लिए कुछ अपने एग्जाम्पल ICAP ने बनाए स्टडी टेक्स्ट के अंदर, और उन 19 एग्जाम्पल को भी सिलेबस में शामिल करवा दिए। तो बेटा आपके पास ये टॉपिक बहुत जबरदस्त है, और यकीन करो फिर कह रहा हूं, जब पढ़ लोगे आपको भी लगेगा कोई चीज पढ़ी हमने, यार मजा आया इन नई नई बातों को सीख कर, और इतनी कभी अक्ल हम में थी नहीं, हम इतनी बातों को इतना सोच सकते। इसके बाद आप लास्ट एरिया में स्टार्ट से आ जाओ। पहला चैप्टर आ रहा है एथिक्स। अब यहां पर आपके जहन में आने वाला सवाल, भाईजान पढ़ने तो आए थे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2, ये एथिक्स बीच में कहां से आ गया। ठीक है बेटा, CA क्वालिफाई करने के बाद आप इंशाल्लाह मार्केट में आओगे, पैसे कमाने के लिए प्रैक्टिस करोगे, चाहे अपनी ऑडिट फर्म खोलो, किसी ऑडिट फर्म में जॉब करो, कहीं सिंपल जॉब करो, अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई में जो कुछ पढ़ा है उस नॉलेज को इस्तेमाल करोगे पैसे कमाने के लिए। ICAP ये चाहता है पैसे कमाने के लिए एथिक्स कॉम्प्रोमाइज मत कर देना। एग्जांपल लेते हैं, आप CA क्वालिफाइड, ऑडिट फर्म खोल के बैठ गए, कोई क्लाइंट आया पहली बार, आके पूछ रहा है भाई ये मेरा बिजनेस है, आप इसका ऑडिट कर देंगे? आपने कहा बिल्कुल कर देंगे। क्लाइंट ने पूछा फीस कितनी लेंगे? आपने कहा पहले फैसला करो ऑडिट कौन सा वाला करवाना है। क्लाइंट ने हैरत से पूछा ऑडिट की भी इसमें होती हैं? आपने कहा मेरियां होती हैं। ठीक है, आपने कहा एक ऑडिट वो होता है जिसमें मैं अपनी पूरी ऑडिट टीम भेजूंगा, वो आकर आपकी हर बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के बाद आके मुझे रिपोर्ट करेंगे, फिर मैं आपको ऑडिटर की रिपोर्ट दूंगा। ये 2-3 महीने का प्रोसेस होता है, इसमें तमाम चीजों को एग्जामिन किया जाएगा और काफी मुश्किल काम है ये। अगर ये वाला ऑडिट करवाना है इसकी फीस है 2 लाख रुपए, और अगर आपको एक ऑडिट वो करवाना है कि मैं अपनी टीम ना भेजूं, यहीं बैठे बैठे आपको कैसी रिपोर्ट चाहिए मुझे बता दो, मैं यहीं बैठे बैठे टाइप कर देता हूँ, साइन कर देता हूँ, उसकी फीस होगी 5 लाख रुपए। जैसी रिपोर्ट चाहिए मिल जाएगी। मान लो क्लाइंट भी 2 नंबर था, ठीक है, उसने कहा यार मेरा ऑडिट अभी कर दो,
आपने 5 लाख रुपए लिए, उसकी मर्जी की रिपोर्ट बनाई, क्लाइंट बाहर निकला, बाहर निकल के क्या बोलता हुआ जा रहा है, अबे यार कैसे आ रहे हैं आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट, 5-5 लाख में बिक जाते हैं। बात पहुंची आईकैप तक। आईकैप ने आपसे पूछा ये क्या हो रहा है भाई? आपने बोला भाईजान इतनी मेहनत से पेपर पास किए, क्या अब पैसे नहीं कमाऊं? आईकैप ने बोला बिल्कुल कमाऊं, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट के तुम मेंबर हो उसकी गुडविल खराब करके नहीं कमाओ। अगर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में ये बात फैली कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसों के लिए काम करते हैं और अनएथिकल काम भी करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सीए का प्रोफेशन जो पाकिस्तान में थोड़ा बेहतर माना जाता है, लोग इस प्रोफेशन को अजीब सी नजरों से देखेंगे। अभी पेरेंट्स क्या सोचते हैं, बड़ा होके सीए करवाना है, मिसाल दे रहा हूं, कल क्या बोलेंगे, सब कुछ करवा लूंगा सीए नहीं करवाऊंगा, ये बदनाम प्रोफेशन है। आगे बात समझ में? जब आप सीए क्वालिफाई कर लोगे, आईकैप जब आपको अपना मेंबर बनाएगा तो आपको बाय लॉ की किताब देगा, आपसे कोई ओथ नहीं लेगा, लेकिन आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करेगा, आप कुछ अनएथिकल कामों में इन्वॉल्व ना हो जाओ। कौन से है वो अनएथिकल काम जिसमें आईकैप को एतराज है? तो वो 5 एथिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। जब आप उन एथिक्स को फॉलो करोगे, ठीक है, तो रास्ते में रुकावटें आएंगी, उन्हें हम कहते हैं थ्रेट्स। आईकैप कहता है उन थ्रेट्स को ओवरकम करो, वो थ्रेट्स को रास्ते से हटाओ। क्या है वो थ्रेट, उनसे कैसे बचना है? और कुछ थ्रेट ऐसे हैं जो बच नहीं पाओगे, सिर्फ नाम बता रहा हूं। 5 एथिक्स आईकैप बोलता है, काम को ऑनेस्टी के साथ करो, सो सिंपल। काम के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसे कॉन्फिडेंशियल रखो, काम ऑब्जेक्टिविटी से करो, काम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के साथ करो, और काम के दौरान प्रोफेशनल बिहेवियर का मुजाहिरा करो। आपने कहा समाजी तो इतने आसान से, जब उसकी डिटेल पढ़ोगे ना, जैसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, उसमें आईकैप आपको बोलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का मतलब है जिंदगी भर पढ़ाई करना। वादा करो क्वालिफाई करने के बाद पढ़ाई को रोकोगे नहीं, जिंदगी भर अपनी नॉलेज को अप टू डेट करते रहोगे। आपने कहा ले भाई हो गया काम, और बात सही है आईकैप की। आप अभी बोलो यार सर माजिद ने बताया पहले IAS 17 होता था, जब IFRS 16 बन गया लीजेस। अब अभी बोलो मैं पुराने वक्तों का सीए क्वालिफाई हूं, जब IAS 17 होता था मैंने पुराना IAS पढ़ा हुआ है, ना मेरे पास टाइम है और ना इतनी अकल है मेरे पास मैं बैठ के नए नए कानून सीखता रहूं। क्या बोलेगा, खबरदार तुमने मार्केट में बैठ के किसी को ऑडिट की सर्विस दी, खबरदार तुमने बैठकर कहीं जॉब करी। मैंने कहा क्यों? आईकैप बोलता है आउटडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी को नहीं चाहिए। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? मैं अभी बोल दूं भाईजान ये रेवेन्यू का नया IAS आ गया है, मुझे पुराना वाला अच्छा समझ में आया है, नया वाला मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, बेटा पुराना वाला पढ़ लो। क्या बोलोगे समाजिद, कमरे से बाहर जाओ पढ़कर आओ, या किसी ऐसे आदमी को भेजो जिसको नया IAS पे कमांड हो। यही बात अपने बारे में सोचो, सीए क्वालिफाई करने के बाद क्या कंपनी लॉ में चेंजेस आना बंद हो जाएंगी? क्यों बंद हो जाएंगी? क्या सीए क्वालिफाई करने के बाद नए नए IAS बनना बंद हो जाएंगे? भाई क्यों बंद हो जाएंगे? क्या सेल टैक्स में चेंजेस आना बंद हो जाएंगी? इनकम टैक्स में चेंजेस आना बंद हो जाएगी? अब क्या बोलो, हमने तो पुराना इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है, हम कितनी चीजें पढ़े यार, तुम्हारी जिम्मेदारी है जिंदगी भर पढ़ते रहो, और अगर नहीं पढ़ सकते छोड़ दो इस प्रोफेशन को, मत बोलो कि मैं प्रैक्टिस करता हूं। प्रैक्टिस करनी है तो नॉलेज अप टू डेट करके करो, ये एथिकल रिक्वायरमेंट है। जब एथिक्स फॉलो करने जाते हैं ना बेटा, मसले बड़े आते हैं। एग्जांपल अभी बोलूं, झूठ मत बोलना, अब हम तो बोलेंगे भी नहीं, लेकिन कभी कभी क्या है सच बोलने से नुकसान हो जाता है, झूठ बोलना मजबूरी है। इसी तरीके से एथिक्स फॉलो करने में हम जगह जगह फंसते हैं। थ्रेड आते हैं, थ्रेड, एक थ्रेड समझाता हूं, फैमिलियरिटी थ्रेड सिलेबस का पार्ट है। आप ऑडिटर, सीए क्वालिफाइड, कई साल से ऑडिट फर्म चला रहा हूं और बड़ी ईमानदारी से काम करने वाले आदमी हो। आज घर पे बैठे हुए थे, अब्बू ने ऐसे ही पूछा बेटा सुना है आजकल ABC कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं। आपने कहा अब्बू हाँ, लेकिन आपको कैसे पता?
अब्बू ने कहा बेटा उस एबीसी कंपनी के जो डायरेक्टर्स में एक मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, आज उनका फोन आया था कि आपका बेटा हमारी कंपनी का ऑडिट कर रहा है। मैं तो बड़ा खुश हुआ, मेरा बेटा इस काबिल हो गया है। वो शिकायत कर रहे थे कि आपका बेटा में तंग बहुत कर रहा है, उसने हमारी कंपनी की काफी चीजों पे एतराज उठा दिया। आपने फौरन बोला अब्बू वहां पे इतने गलत काम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, गलतियां बहुत हैं, तो बीइंग एन ऑडिटर मेरा काम है कि ईमानदारी से काम करूं। मैंने उनकी सारी गलतियां पकड़ ली हैं तकरीबन, और आप देखना मैं कैसी खतरनाक रिपोर्ट उनके खिलाफ दूंगा। अब्बू ने फिर पलट के बोला बेटा उन मेरे बचपन के दोस्त के मुझ पर बहुत एहसान है, और कभी मौका मिला नहीं उनके एहसान का बदला उतारने का। आप खामोश। आपने कहा अब्बू देखें आप तो आईकेएफ के मेंबर नहीं है, मैं आईकेएफ का मेंबर हूं, और बीइंग अ मेंबर हमें एथिक्स फॉलो करने होते हैं। अब्बू ने सिंपल बोला देखो बेटा मैं आईकेएफ का मेंबर नहीं हूं, बनना भी नहीं चाहता, लेकिन वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, अगर मेरी उनसे बात खराब हुई कल से इस घर में नजर नहीं आना। अच्छा चलो, अब किताबी बातें, एग्जाम में ये सवाल आ गया आप क्या करोगे, ऐसी सवाल आती अब क्या करोगे, क्या लिखोगे, अब्बू को साइड में करो, घर छोड़ देंगे, एथिक्स को नहीं छोड़ेंगे। ये हो गई किताबी बातें जिसपे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बात करें, अगर इस जगह पे प्रैक्टिकली खड़े होकर सोचो, बताओ एथिक्स कॉम्प्रोमाइज करोगे नहीं करोगे। अगर बाकी में अब्बू इतना सख्त फैसला कर गए तो भाई एथिक्स शायद मैं कॉम्प्रोमाइज कर जाऊं। किस हद तक एथिक्स कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, किस हद तक नहीं कर सकता, ये सारी बातें आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है बेटा, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है। ये इतना अच्छा चैप्टर है कि 2019 से पहले जो एग्जाम की ग्रिड थी उसमें एथिक्स एक अलग से बॉक्स में लिखा हुआ था, 8 से 12 मार्क्स एथिक्स बस कंपल्सरी। अलग से मतलब क्या हुआ, एक ही टॉपिक हर अटेम्प्ट में आता था, हर अटेम्प्ट में। अब इसको उन्होंने मिला दिया है, कभी आता है कभी नहीं आता। यही चैप्टर आप 2 बार पढ़ोगे। एथिक्स का चैप्टर एफआर 2 में भी है और एथिक्स ऑडिट के अंदर भी है, क्योंकि ऑडिटर बनने के लिए भी एथिक्स होती है बेटा। तो यही बातें यहां भी है, यही बातें वहां पे भी है, पर थोड़े एग्जाम्पल में फर्क है थोड़ा। फिर बेटा मेरा एक और चैप्टर आ रहा है IS 10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। हाँ सर, IS 10 किसी को आइडिया है क्या होता है? तो यह है हमारा ए लेवल वाला दोस्त, ये ए लेवल के सिलेबस में होता है। चले अब होगा भी तो हाथ नहीं उठाएगा। इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, भाईजान प्रैक्टिकली बताना, आज 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, शाम को 5-6 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा, शाम को ईयर एंड हो जाएगा। पता, बॉस आ गए, बॉस ने आके पूछा भाईजान शाम को 5-6 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा, फाइनल अकाउंट कब तक तैयार कर लोगे? मैंने कहा आपको कब तक चाहिए? उन्होंने कहा कल सुबह जब मैं ऑफिस आऊं फाइनल अकाउंट मेरी टेबल पर हो। जवाब मैंने क्या देना है, सर ये कोई एग्जाम का सवाल नहीं है, ये कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, सारा डेटा अरेंज होकर मिला है। फाइनल अकाउंट बनने में प्रैक्टिकली 2 से 3 महीने लगते हैं। IS 8 में भी सिखाई थी मैंने आपको। बैलेंस शीट बनेगी 31 दिसंबर की, लेकिन उस दिन नहीं बनेगी। कितने महीने में बनेगी? 2 से 3 महीने में। होता क्या है, ईयर एंड होने के बाद कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जो हमें कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। उन इवेंट की अकाउंटिंग हम क्या करें? एग्जांपल लेते हैं, आज 31 दिसंबर 8 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अल्लाह ना करे 2 दिन बाद वेयर हाउस में आग लग गई, सारा स्टॉक जल गया। अब मेरा आपसे सवाल, जब दिसंबर की बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख का दिखाऊं या ना दिखाऊं? अब आज समझना, ईयर एंड पे स्टॉक मौजूद था, 2 दिन के बाद जल गया। जब मैं दिसंबर की बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें स्टॉक दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा? ठीक है, अब समझना, जो आपने बोला है उसी को आपके लिए मुश्किल करता हूं समझना। 2 दिन बाद आग लग गई, अल्लाह ना करे स्टॉक जल गया, बैलेंस शीट बन रही है 2-3 महीने बाद। 3 महीने बाद बैठ के 3 महीने पहले की बैलेंस शीट बना रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 8 लाख आपने कहा दिखाएंगे। 3 महीने बाद बैलेंस शीट बनी, उस पर डायरेक्टर के साइन करा के कॉपी सबको भिजवा दूंगा।
डायरेक्टर के आगे कॉपी रखी, हमने कहा साइन कर दो। डायरेक्टर ने बैलेंस शीट देखी, क्या पूछा, इसमें क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है 8 लाख का। हमने कहा सही है ना, ईयर एंड पे 8 लाख का स्टॉक था। डायरेक्टर क्या बोल रहा है, आज साइन कर रहा हूं और आज मुझे ये बात पता है कि 31 दिसंबर को जो स्टॉक था वो बाद में जल गया। अगर मैं बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाता हूं तो मैं लोगों को गलत इंफॉर्मेशन भिजवा रहा हूं। मैं लोगों को क्या बता रहा हूं, ये स्टॉक अवेलेबल है, ईयर एंड के बाद बिका होगा और हमें प्रॉफिट या कॉस्ट रिकवर हो गई होगी। हकीकत क्या है, ये स्टॉक कभी भी नहीं बिकेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा इस पे नुकसान हुआ है। अब किसी ने बोला यार आग लगी है अगले साल, ये मैंने क्या बोला, स्टॉक जल गया वो जो पिछले साल बचा हुआ था। ईयर एंड के बाद एक इवेंट हुआ है आग का लग जाना, जो स्टॉक को जला गया, उस स्टॉक को जला गया जो हमारी बैलेंस शीट में मौजूद है। अब सवाल ध्यान में आता है, इस बैलेंस शीट में स्टॉक दिखाऊं या ना दिखाऊं। अगर आप स्टॉक दिखाते हो तो आईएस10 आपको समझाएगा इस आग लगने वाले वाकये को आप नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट मान रहे हो, और अगर आप बोलते हो नहीं भाई स्टॉक को उड़ा दो, तो आप इसको क्या मान रहे हो, एडजस्टिंग इवेंट मान रहे हो। ये आईएएस आपको एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट की अकाउंटिंग सिखाता है। फिर बेटा इसका साथ लगा हुआ है आईएएस 37, जिसका नाम है प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स। ये सिखाता है हमें प्रोविजन की अकाउंटिंग सिखाता है, कंटीजेंट एसेट्स की अकाउंटिंग सिखाता है और कंटीजेंट लायबिलिटी की। सुन लो, कंटीजेंट एसेट के इस आईएएस में 4 पैराग्राफ हैं, आधे घंटे में खत्म। कंटीजेंट लायबिलिटी के 4 पैराग्राफ हैं, आधे घंटे में खत्म। असल काम कौन सा है, प्रोविजंस। इस आईएएस में 136 पैराग्राफ, इसमें से मोर देन 95% रीड क्लास में करवाऊंगा, उसमें 4 हटा दो, बाकी सारे पैरा किसके लिए, प्रोविजन समझने के लिए। प्रोविजन एक खतरनाक चीज। इस आईएएस को पढ़ने के बाद आपको एक इतना मुश्किल फैसला करना है, प्रोविजन करें या ना करें। क्या बोला है मैंने, प्रोविजन करें या ना करें। ये आईएएस आपको बहुत सारी मुख्तलिफ सिचुएशन दिखाएगा जहां पर आपको लगेगा हमारी कंपनी फंस गई है किसी चीज के अंदर और हमें इस काम की प्रोविजन कर लेनी चाहिए। प्रोविजन की एंट्री इतनी खतरनाक है कि इसको बनाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। जैसे आप प्रोविजन की एंट्री जब भी बनाओगे, एंट्री बनाओगे एक्सपेंस या एसेट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट, और प्रोविजन कहते हैं लायबिलिटी को। अब जैसे ही मैंने ये एंट्री बनाई, आपने कहा सर माजिद इतना बड़ा आईएएस पढ़ के 136 पैराग्राफ, ये समझ में आएगा हमारे कि हम ये एंट्री बनाए नहीं बनाए। जी हाँ, एंट्री गौर से देखो, एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस डेबिट होने का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट गिर गया। या एसेट डेबिट, अगर एसेट डेबिट करोगे तो बाद में वो एसेट डेप्रिशिएट होगा जब भी प्रॉफिट गिरेगा। प्रोविजन करने का मतलब होता है प्रॉफिट कम कर लो। ये आईएएस कुछ अजीब अजीब सिचुएशन दिखाएगा आपको। मिसाल देता हूं, अल्लाह ना करे फैक्ट्री में आग लग गई, वर्कर जल गए, उन्होंने कंपनसेशन के लिए कंपनी पर केस कर दिया, और अगर ये केस हम हार गए हमें उन्हें 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब बताओ 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ये हमारी लायबिलिटी, इसकी प्रोविजन करें या ना करें। पहला जवाब अबे कर लेते हमारे क्या, अगर 50 लाख की प्रोविजन कर लोगे प्रॉफिट एक झटके में 50 लाख से कम हो जाएगा और हो सकता है आगे पैसे ना देने पड़े। जब ये आईएएस नहीं होता था, लोग पता क्या करते थे, प्रॉफिट से खेलने के लिए प्रोविजन का इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है, इतना ज्यादा प्रॉफिट वो दिखाना नहीं चाह रहा, क्या बोलता था, उल्टी सीधी प्रोविजन डाल दो, बिला वजह की प्रोविजन डाल दो। जैसे ही बिला वजह की प्रोविजन डालोगे प्रॉफिट नीचे आ जाएंगे, मकसद हल हो गया। और अगर प्रॉफिट कम आ रहे हैं, प्रोविजन कोई होनी चाहिए, क्या बोलते थे, प्रोविजन मत करो। प्रोविजन नहीं करोगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ओवर स्टेट हो जाएगा। लेकिन अब ये आईएएस बन गया, अब ये आईएएस कहता है किसी चीज की प्रोविजन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए 3 कंडीशन मौजूद हैं। अगर वो तीनों कंडीशन पूरी हो जाए, उस लायबिलिटी की प्रोविजन करनी ही पड़ेगी।
और अगर नहीं तो फिर अभी नहीं कर सकते। इस आईएएस के समझाने के लिए 4 अपेंडिक्स बने हुए, 4 में से 2 अपेंडिक्स आपके काम के हैं, अपेंडिक्स बी और अपेंडिक्स सी। अपेंडिक्स बी में एक डिसीजन ट्री बना हुआ है फ्लो चार्ट का, और अपेंडिक्स सी में 11 एग्जाम्पल दिए हुए। वो 11 एग्जाम्पल नहीं है, 11 दुनियाएं। उन 11 एग्जाम्पल समझने के बाद आईएएस बहुत अच्छे से और समझ में आ जाता है। तो बेटा ये बड़ा अच्छा चैप्टर है। 1037 इनके अपने सवाल तो मिलके आ ही रहे थे, इनकी कहीं जाके आपस में दोस्ती हो जाती है। यानी कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जो आईएएस 10 अपनी बात करते करते बोलेगा रेफर आईएएस 37, और जब आईएएस 37 पढ़ोगे वो अपनी बात करते करते बोलेगा रेफर आईएएस 10। इनका तीसरा साथी जिसका सवाल बेटा मार्च की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 बना था, वो है इफ्रिक 1, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग। आपको मैंने एफआर 1 में एहतियातन सिखा के भेजा था, कंपनीज डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रोविजन करती है और प्रेजेंट वैल्यू पे करती हैं, और हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करवाया था, याद आ गया कुछ? बाद में उसकी कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग का दूसरा नाम क्या था? जोर से बोलो। अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट सिखाया था हम लोगों को, ठीक है सर। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + i - n, यही था। अब इसमें 3 मसले सुनना। मुझे लगता है डिसमेंटलिंग 5 साल के बाद करनी है, 100 रुपए की करनी है, और इंटरेस्ट रेट 10% है। मैंने 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, 5 साल पे निकाल ली, 10% पे निकाल ली। आगे जाके मुझे लगता है डिसमेंटलिंग 5 नहीं 8 साल के बाद करनी है। एन बदल गया, एन क्या करोगे? मार्केट में इंटरेस्ट के रेट बदल गए, 10 से बढ़ के 12% हो गए। आई बदल गया, क्या करोगे? महंगाई बढ़ गई, जो डिसमेंटलिंग 100 रुपए की होनी थी अब लगता है 125 रुपए की होगी। तुम 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू पे एंट्री बना के बैठे हुए हो, आगे जाके सब कुछ बदल गया। ये जो चेंजेस आ रही हैं, आई बदल जाए, एन बदल जाए, या फ्यूचर वैल्यू बदल जाए, उस वक्त तुम क्या करोगे? ये सब कुछ समझाने के लिए इफ्रिक 1 2019 से सिलेबस में डाला है। छोटा सा आईएएस है बेटा, और पेपर में इसके अब तक 2 सवाल आ चुके हैं। इसमें भी 2 सिचुएशन है, देखना पड़ेगा। जिस एसिड की डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रोविजन की हुई है वो कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है या रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा है। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा है तो ये भी देखना पड़ेगा उसके नाम पे पुराना सरप्लस पड़ा हुआ है या पुराना एक्सपेंस पड़ा हुआ है। सरप्लस पड़ा हुआ है तो इफ्रिक 1 ट्रीटमेंट कोई और देगा, और अगर एक्सपेंस पड़ा हुआ है तो ट्रीटमेंट कोई और देगा। अब आपने क्या बोलना है समाजी, ये तो एफआर 1 की बातें थी। तो मेरा भैया वो बातें खत्म थोड़ी हो गई हैं, समझ में आ रही बेटा बात? और बेटा लास्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूं। अब अगर आप काउंटिंग कर लो बेटा, पहला कंसोलिडेटेड 1 चैप्टर, इंटेंजिबल 2, वेबसाइट 3, लीज 4, आईएएस 10 5, ठीक है सर, 37 6, इफ्रिक 1 7 और 15 8। फिर बोल रहा हूं इसमें से एथिक्स भी 9। इनमें से एथिक्स के अलावा ज्यादातर चैप्टर वो हैं जो हमें डिटेल्ड में पढ़ने, क्योंकि वो डिटेल में पूछे भी जाते रहे हैं। जैसे 1037 कम से कम 7 मार्क्स का सवाल भी आया, और ज्यादा से ज्यादा 20 मार्क्स का सवाल भी आया। और 1037 के सवाल अक्सर ये प्रैक्टिकल सिचुएशन पे बना देता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, सानिया बल्दिया टाउन हुआ, फैक्ट्री में आग लग गई कराची में, 300 लोग जल गए, सबने देखा। उसी टाइम में सवाल आ गया, किसी फैक्ट्री में आग लग गई है, लोग मर गए, जख्मी हो गए, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, ये उसकी डिटेल है। अब किस किस चीज की प्रोविजन करनी है वो आप सोचो। याद होगा 2 साल पहले वाकया हुआ, PIA का जहाज मॉडल कॉलोनी में गिर गया, उसी अटेम्प्ट में सवाल आ गया। आपकी एयरलाइन कंपनी है, आपका कोई जहाज किसी इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टी को डैमेज कर गया, और आपका जहाज भी डैमेज हो गया है। उसके बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो गई। आपने बताना है किस किस चीज की प्रोविजन करें। इस किस्म के बेटा मामला जो उठाता है और इस टॉपिक के प्रैक्टिकल सवाल बना देता है।
अब बेटा जी जरा बात मेरी ध्यान से सुनना। FAR 2 का पेपर का जो कंटेंट है, कंटेंट पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों सर? यहाँ पे जो है ना, बात की बाउंड्री कोई नहीं है। एक तो आप भी अब एज वाइज और मेच्योर हो गए, मेंटली मेच्योर हो गए FAR 1 पढ़ के, और आईकैप ने 2014 से इस पेपर में ओपन बुक पॉलिसी रखी हुई है। FAR 1 में तो अभी आई थी, पहली अटेम्प्ट थी। यहाँ पे पहले से ओपन बुक पॉलिसी है। बच्चे बुक परचेज करते हैं, क्लास में लेकर आते हैं, हम रेलिवेंट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। और इस पेपर में एक ऐसी चीज है बेटा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इंशाल्लाह अगर आपको मिल गई तो आपको भी अच्छी लगेगी। इस पेपर को वाहिद पेपर हम कह सकते हैं अकाउंटिंग का कैफ के अंदर जिसमें आईकैप ने गोल्ड मेडल रखा हुआ है। ये मैं पता आपको बेटा, कैफ में अकाउंटिंग के किसी और पेपर में गोल्ड मेडल नहीं है। आप मेरिट लेके आ सकते हो, गोल्ड मेडल उससे भी ऊपर की चीज है। अरे मिसाल दे रहा हूं, अगर मेरिट 80% पे आता है तो गोल्ड मेडल 90+ पे आता है, ऐसा समझ लो। वो लेना और टफ काम है, ठीक है। आपको भी याद होगा बेटा, मार्च अटेम्प्ट का जो रिजल्ट आया था, हमारी नॉर्थ की बच्ची शाजिया का FAR 2 में गोल्ड मेडल आया था बेटा, ठीक है। और अब तक 24 बार आईकैप इस पेपर में गोल्ड मेडल दे चुका है। कितनी बार? और बहुत बातें आपको पता ही नहीं होती कि आप दूसरे कॉलेजों में उलझे हुए होते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है। उन 24 में से 19 बार गोल्ड मेडल TSA का आ चुका है, ठीक है सर। तो मैं फिर बोलता हूं कि हमें थोड़ा सा ऑनर मिलता है कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो हमारी बातों को सुन के पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। यही बातें हैं सुन सुन के गोल्ड मेडल आ रहे हैं, फिर बोलता हूँ यही बातें सुन सुन के मेरिट आ रहे हैं, यही बातें सुन सुन के पास हो रहे हैं, और यही बातें सुन सुन के अल्लाह ना करे कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। तो फिर समझा रहा हूँ बेटा, क्योंकि रिजल्ट आपका भी नवंबर में आना है। फिर बोल रहा हूँ, मेरिट आ जाए समझ जाना आपकी अपनी मेहनत है, पास हो जाए समझ जाना आपकी अपनी मेहनत है। पेपर आप ही नहीं निकाला है, और अल्लाह ना करे कोई पेपर रुक जाए किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसकी जिम्मेदारी लेना भी सीखो। ये समझ जाना उस दिन, ये नहीं करी उस दिन कुछ ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से उस दिन मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। ये मैं वही बात कर रहा हूं, बड़े बड़े बैट्समैन कभी कभी 0 पे आउट हो जाते हैं, और एक बार नहीं कई कई बार हो जाते हैं, और फिर भी टीम में खेलते रहते हैं। समझ गया ना बेटा? अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन क्या वो बड़े बैट्समैन नहीं है? वो हैं, लेकिन कोई दिन उनका नहीं होता, कोई टूर्नामेंट उनका नहीं होता, इस तरह कह लो आप, लेकिन वो बड़े बैट्समैन हैं। लिहाजा आप भी अच्छे हो, पेपर निकाल ही लोगे इंशाल्लाह। अब देखो बेटा, यहां पर सारा काम डिपेंड करता है IFRS के ऊपर, और आप शायद अभी ये समझ रहे हो कि यार अभी पहली पहली क्लास है, सिलेबस डिस्कस हो गया, नई क्लास आएगी, फिर शायद ऐसी कोई तफरीह वाली बातें होंगी। इतना टाइम है नहीं बेटा, बहुत लेंदी सिलेबस है। अब इस लेंदी सिलेबस को कवर करने के लिए आपका कोऑपरेशन चाहिए। लास्ट टाइम आईकैप ने स्टडी टेक्स्ट रिवाइज करके निकाला था, और अभी तक मेरे कान में कहीं से ऐसी आवाज आई नहीं है कि दोबारा रिवाइज हो रहा है। अभी तक किसी ने बताया नहीं है, ना आईकैप की तरफ से हमें कोई ऐसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। IFRS की बुक लाजमी चाहिए। अच्छी बात, ऑलरेडी काफी बच्चे परचेस करके बैठे हुए हो, वो किताब अब आपको FAR 2 में काम आ जाएगी बेटा। अब डिसाइड ये करना है कि सर कहां से बातों को शुरू किया जाए, डिसाइड ये करना है। अब ये डिसाइड करने के लिए बेटा कुछ टॉपिक तो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे अगर IS 10 को छेड़ा तो साथ में 37 को लिंक करना पड़ेगा, और 37 लिंक हुआ तो IFRIC 1 भी है। अगर IS 38 को छेड़ा तो साथ में वेबसाइट कॉस्ट भी लगा हुआ है। कंसोलिडेशन अभी पढ़ाया नहीं जा सकता, उसके अंदर बाकी टॉपिक्स की नॉलेज हमें चाहिए होती है।
तो बेटा अमूमन हम इन टॉपिक सिलेबस को स्टार्ट करते हैं IFRS 16 लीजेस से। प्रैक्टिकल है, थोड़ा बच्चों का उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, कैसा सारा काम प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तो बेटा सुन लीजिए, अगली क्लास से हमें लीजेस IFRS 16 से काम करना है। IFRS 16 के लिए हमें IAS की रीडिंग करनी है, चंद पैराग्राफ चंद डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें इसके प्रैक्टिकल पे चले जाना है। तो अगर आप IFRS की बुक परचेज कर चुके हो, अगली क्लास से लाना शुरू कर देना A2 जिसमें IFRS हैं। और अगर नहीं परचेज की थी तो बेटा IFRS 16 की फोटोकॉपी बुक शॉप में अवेलेबल है। आप बुक शॉप से फोटोकॉपी लाकर क्लास के हद तक तो अपने काम को कवर करो। अब पेपर से पहले IFRS खरीदने नहीं खरीदने वो आपकी अपनी मर्जी है। हाँ मेरा भाई, सिलेबस सबकी समझ में आ गया? अच्छा बेटा, अभी जो बेटा हमने बैच खत्म किया है FAR 2 का, उसमें रिजल्ट के बाद भी तकरीबन 76 बच्चे रजिस्टर्ड थे जो कि FAR 2 में अपीयर हुए। अब उनमें से कितनों ने दिया नहीं दिया वो बात की बात है। हमारे पास 76 रजिस्टर्ड थे रिजल्ट के बाद। अब वो बताइए, रिजल्ट से पहले तो ज्यादा होते हैं, कुछ का पेपर रुक जाता है, अल्लाह ना करे तो पेपर फ्रीज भी करवा लेते हैं। मैं सिर्फ इस कैंपस की बात कर रहा हूँ, और तकरीबन 55 बच्चे थे हमारे पास नॉर्थ कैंपस के भी। लास्ट टाइम वाले बच्चे इस कैंपस के बहुत अच्छे थे बेटा, उनमें से ज्यादातर ऐसे थे जो कि कॉस्टिंग भी निकाल के बैठे हुए थे। वो C1 का बैच था जो D1 में कन्वर्ट हुआ था, कॉस्टिंग भी निकाल के बैठे हुए थे और FAR 1 भी उनका निकला हुआ था। तो उनका अपना एक अच्छा लेवल था, पढ़ाने में काफी मुझे अच्छा लगा। और बाद में यकीन करो, व्हाट्सएप पे पेपर से पहले जो सबसे कम मैसेज मेरे पास आए वो FAR 2 के बच्चों के आए, सबसे कम मैसेज। अच्छा, अक्सर बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते थे, मैं भी जब शाम में या रात में निकलता था छुट्टियों की आपकी गैप के दिनों में पढ़ रहे होते थे, मुझे मिलते थे। मैंने कहा यार तुम लोग मैसेज पे कुछ पूछ ही नहीं रहे, तो कहते सब प्रैक्टिस चल रही है, सब कुछ तो क्लास में डिस्कस हुआ है, अब सिर्फ प्रैक्टिस तो उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अल्लाह का बेटा उनका रिजल्ट भी अच्छा आ जाए बेटा, तो सर कुछ ऐसे ही परफॉर्म आपने भी करना है। क्योंकि अभी मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था तो आखिरी 5 मिनट के अंदर मुझे एहसास हुआ शायद कुछ लोग क्लास में आज इसलिए आए, घर में टाइम पास नहीं हो रहा था या दोस्तों से मिले हुए काफी दिन हो गए थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ। ठीक है बेटा, जो भाई हमारा बाल बना रहा है, बाल आपके सेट है बेटा, मसला नहीं है, बेफिक्र रहो। सही कह रहा हूँ, लगता है दोस्तों से मिले हुए कुछ दिन हो गए थे। ठीक है बेटा, आप बेटा प्लीज सीरियस हो जाना। अभी मैं पिछली क्लास कॉस्टिंग की खत्म कर रहा था, तो चंद बच्चे एक बात पूछने के लिए आए, जरा सबसे डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा पेपर कॉम्बिनेशन सबका अपना अपना है, क्योंकि ICAP ने आपको अलाउ कर दिया है कि आप मिनिमम एक पेपर दे सकते हो, तो आप मैक्सिमम 3 तो 4, वो आपके अपने ऊपर है। हम किसी को एक पे फोर्स नहीं कर रहे, किसी को 3 पे फोर्स नहीं कर रहे, कॉम्बिनेशन भी आपका अपना अपना। और इतना याद रखिएगा, ICAP की रिक्वायरमेंट यही है कि आपके 2 पेपर ग्रुप A के पास होने चाहिए, तो आप ग्रुप B का पेपर ऑप्ट कर सकते हो। अब सब तकरीबन यही कह रहे हैं जो बैठे हुए सामने, हमने ग्रुप A के 2 या कुछ ने 3 पेपर भी दे दिए, 2 दिए और अल्लाह करे दोनों निकल जाएं, फिर तो ऑप्शन है उनके पास, वो A और B का कोई पेपर उठा ले। और अगर 3 दिए तो उनके पास और ज्यादा ऑप्शन है, अल्लाह करे तीनों ही निकल जाएं, फिर तो आराम से B को उठा लें। फिर कुछ ने ऐसे पूछा कि सर अभी थोड़ा डाउट है, हमने 3 पेपर दिए, पता नहीं 3 निकलेंगे या 2 निकलेंगे, थोड़ा डाउट है किसी पेपर में उनको, तो अभी अगर एहतियातन 1 उठा लें, 2 उठा लें, अगर रिजल्ट अच्छा आ गया सब निकल गया पेपर और उठा लें। तो बेटा उसमें से एक मसला ये आ जाता है, अगर आपने अभी 2 पेपर उठाए और आपको डाउट है पिछला पेपर कोई रुकेगा, और ऐसा नहीं हुआ, पेपर पिछले सारे निकल गए, और अब नवंबर के मिड में आके बोलो अब मैं एक नया पेपर और उठाऊंगा, तो बेटा नवंबर के मिड में किसी कॉलेज में कोई नया बैच किसी पेपर का नहीं बनता। आनी बात समझ में? बनेगा तो FAR 1 का बन सकता है, क्योंकि FAR 1 का बच्चा PRC का पास कर करके आता जा रहा है आगे, वो आपका मसला है नहीं। ठीक है, तो अगर आप अभी 3 पेपर उठाओगे, 3 अगर रिजल्ट में पिछला कोई रुक गया तो आप एक पेपर को ड्रॉप कर सकते हो। ड्रॉप करने में भी आपके हाथ में एक चॉइस होगी, 3 पेपर क्योंकि 2 महीने पढ़ लिए होंगे, अब आपके चॉइस क्या होगी, या किसमें मैं इंजॉय कर रहा हूँ, किसमें कम इंजॉय कर रहा हूँ, किसमें मेरी तैयारी अब तक थोड़ी अच्छी हो चुकी है और कब मैंने कौन तैयार करके रखा हुआ है।
किसका सिलेबस अभी बहुत ज्यादा बाकी है, इसको ड्रॉप कर दे यार, इसका सिलेबस थोड़ा कम रह गया है, इसको उठा लेता हूं। तो ड्रॉप करना आसान है बनिस्बत किसी नए पेपर को नवंबर में उठाना। फिर बोल रहा हूं, किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं 3 पेपर उठाओ, लेकिन अगर कोई 3 देने का इरादा रखता है और वो रिजल्ट के बाद 3 उठाने का सोच रहा है, ये गलती हो जाएगी। 3 उठाना है तो अभी से उठाओ, अभी से 3 को लेके चलो, रिजल्ट के बाद क्या होगा वो फैसला फिर आपने करना है। इंशाल्लाह बेटा कल क्लास लगेगी आपके साथ। IFRS 16 लीजेस को ऑफिशियली शुरू करते हैं। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन।